नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स पर। तो आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं बीएड सेकेंड ईयर का है। ये कोर्स 9 का है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का आकलन और अधिगम। असेसमेंट फॉर लर्निंग आकलन और अधिगम से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बराबर बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का वर्णन करें, इसका आंसर हमको किस प्रकार लिखना है एग्ज़ाम में। तो आगे हम देखते हैं। इसमें देखेंगे हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लाभ क्या है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कितने हैं, किस प्रकार हमको एग्ज़ाम में लिखना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का जो प्रयोग हो रहा है वो 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ और नवीन प्रकार के परीक्षण भी इसे कहा जाता है। तकनीकी दृष्टि से निबंधात्मक जो परीक्षण होता है उससे ज़्यादा विश्वसनीय है और वैध भी होते हैं। ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण वो ज़्यादा विश्वसनीय भी होते हैं और वैध भी होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न का एक निश्चित सही उत्तर होता है और परीक्षार्थी से उसी उत्तर को देने की अपेक्षा की जाती है। अतः किसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर किसी छात्र द्वारा किया गया उत्तर या तो सही होगा अथवा गलत होगा। छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के सही होने पर छात्र को पूर्ण अंक प्राप्त होंगे, जबकि गलत होने पर कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। इसको हम इस प्रकार भी जान सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर की वजह से वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का अंकन करते समय परीक्षक को किसी प्रकार की स्वतंत्रता अथवा व्यक्तिगत निर्णय लेने की छूट नहीं होती है। चाहे कोई भी व्यक्ति अंकन करे, किसी छात्र द्वारा प्राप्त अंक वही रहेंगे। चूँकि ये काफ़ी विश्वसनीय है और वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है उसमें परीक्षणों का विषय निष्ठा से मुक्त होने के कारण कभी कभी निबंधात्मक परीक्षणों के मुकाबले वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रयोग को वरीयता दी जाती है। इसके क्या लाभ हैं तो आगे हम जान लेते हैं कि एडवांटेज इसका क्या है। एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इसका एडवांटेज इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि शैक्षिक मापन या मूल्यांकन के क्षेत्र में मापन और मूल्यांकन की अगर बात करें हम तो इसकी जो क्षेत्र है वो व्यापक है, क्योंकि इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसका लाभ की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बहुत महत्वपूर्ण लाभ भी हैं। पहला एडवांटेज है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, जिनके कारण इनमें संपूर्ण पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण उद्देश्यों का उचित प्रतिनिधित्व संभव होता है। यानी पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा, उसमें से जो निचोड़ होता है उसको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में हम क्वेश्चन दे सकते हैं। तो अब है बात वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रश्न स्पष्ट होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रश्न स्पष्ट होते हैं और उत्तर देने में परीक्षक को अंकन करने में दोनों में सुगमता होती है। चाहे वो परीक्षार्थी को उत्तर देने की बात हो या परीक्षक को अंकन करने की बात हो, दोनों सुगम होते हैं। अब हम बात करें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का अंकन सरलता, शीघ्रता तथा त्रुटि रहित ढंग से संभव होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है उसमें निबंधात्मक परीक्षणों को तुलना में अधिक विश्वसनीय, रिलायबल होते हैं और वैलिड भी होते हैं। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में सम्मिलित प्रश्नों को रचना भली भांति ढंग से करने पर इनकी सहायता से उच्च मानसिक योग्यता का मापन भी किया जा सकता है। बात करें अभी का जो एग्ज़ाम है या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है, वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही देते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दो मुख्य प्रकार हैं, आपूर्ति प्रश्न और
चयन प्रश्न, आपूर्ति प्रश्न और चयन प्रश्न, इसको हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं बहु विकल्पनात्मक प्रश्न जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस आइटम, ये क्या है। तो ये जो प्रश्न है ये सत्यासत्य प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, मिलान प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, या वर्गीकरण प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। चयन के प्रकार अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, तो इन सभी प्रकार के प्रश्नों में छात्रों को दिए गए उत्तर में से सही उत्तर का चयन करना होता है। अब है आपूर्ति प्रश्न और चयन प्रश्न। तो हम पहले जान लेते हैं आपूर्ति प्रश्न के बारे में। आपूर्ति प्रश्न के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में परीक्षार्थी को उत्तर की पूर्ति करनी होती है। उत्तर की पूर्ति करने के कारण इसको आपूर्ति प्रश्न कहेंगे, उत्तर की पूर्ति के कारण। इनमें या तो कोई प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है या छात्रों को इसका उत्तर अपने ज्ञान का स्मरण करके देना होता है, या कोई अपूर्ण वाक्य दिया जाता है अथवा छात्र को अपने ज्ञान के आधार पर इस वाक्य को पूर्ण करना होता है। तो फ्रेंड, इस आंसर की वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से पूर्ति प्रश्न के अंतर्गत छात्रों को प्रश्न का उत्तर स्वयं अपनी ओर से देना होता है। अब है आपूर्ति प्रश्नों को दो भागों में बांटा गया है। आपूर्ति प्रश्नों को दो भागों में बांटा गया है, समान जनरल और दूसरा रिक्त स्थान, जनरल और रिक्त स्थान। तो सरल प्रत्यात्मक प्रश्न, सिंपल रिकॉल टाइप जो क्वेश्चन है, सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चन, इसमें क्या है कि इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। वन लाइनर जिसको बोलते हैं हम लोग, वन लाइनर जिसको बोलते हैं, एक लाइन में आंसर देना, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न का रूप इस प्रकार का होता है कि छात्रों को उसका उत्तर अत्यंत संक्षिप्त अथवा विशिष्ट रूप में देना होता है। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था, तो सिंपल है, इसका सही आंसर इस प्रकार देंगे फ्रेंड। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, इस प्रकार के क्वेश्चन। हरिद्वार तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, राष्ट्रपिता का गौरव किसे प्राप्त है। तो ऐसा क्वेश्चन हम इसको बोलते हैं सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चन, सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न। अब जो हमको लिखना है दूसरा जो आपूर्ति प्रश्न में है वो रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, कंप्लीशन टाइप आइटम। इसमें क्या है कि इस प्रकार के प्रश्नों को अपूर्ण कथन अथवा अपूर्ण वाक्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी वाक्य अपूर्ण होता है और इस रिक्त स्थान को किसी शब्द से या नाम से या अंक से या वाक्यांश से भरना पड़ता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डैश था, तो इसमें नाम भरना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सन डैश में हुई थी, अंक भरना है। हरिद्वार नामक तीर्थ स्थल डैश राज्य में स्थित है, तो इसमें कोई वाक्यांश भरना है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है ये भरना है। अब है इसकी विशेषताएं, इसका क्या फीचर्स है। आपूर्ति प्रश्न के कुछ विशेषताएं हैं इस प्रकार। पहला विशेषता है कि इस प्रकार के प्रश्नों की रचना करना अत्यंत सरल होता है और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अनुमान से देना संभव नहीं है। बिना जानकारी के आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का अंकन करना सरल होता है और इस प्रकार के प्रश्नों का ज्ञान उद्देश्य के मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इस प्रकार के प्रश्नों से प्रत्यास्मरण का अभ्यास होता है, जानने की इच्छा, तीव्र इच्छा होती है। अब हम बात करेंगे आपूर्ति प्रश्न के रचने में जो सावधानियां बरतना है, क्वेश्चन करना इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो इसके लिए प्रश्न ऐसे होना चाहिए
जिनका केवल एक ही सही उत्तर हो। वन लाइनर जिसको बोलते हैं हम लोग, वन लाइनर बोलते हैं ना। अब है प्रश्नों तथा वाक्यों की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा, परीक्षण में आपूर्ति प्रकार के प्रश्नों की संख्या से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। समान प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रत्येक प्रश्न में केवल एक ही तथ्य को पूछना ही चाहिए। अगला जो सावधानी बरतना है, रिक्त स्थान की पूर्ति प्रश्नों में केवल एक ही रिक्त स्थान की पूर्ति कराई जानी चाहिए। सही उत्तर के लिए प्रश्न की भाषा अथवा व्याकरण से कोई संकेत नहीं मिलना चाहिए। ये सभी ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के दूसरा टाइप, चयन प्रश्न। आपूर्ति प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन टाइप प्रश्न का। तो चयन प्रश्न में क्या करना है इसे जानते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्न के अनेक संभावित उत्तर दिए जाते हैं। जो मूल रूप से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यही है, सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन जो मूल रूप से है, तथा छात्रों से सही उत्तर का चयन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों से सही उत्तर को पहचान करने की योग्यता का मापन होता है, इसलिए इन्हें अभिज्ञान प्रश्न भी कहते हैं। परंतु इस प्रकार के प्रश्नों में छात्र अनुमान से भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इसके 4 भाग हैं, सत्यासत्य प्रश्न और बहुविकल्प प्रश्न। और सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका ट्रू फॉल्स आइटम्स। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ कथन दिए जाते हैं जो सत्य भी होते हैं और असत्य भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि छात्रों को यह बताना होता है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसको सत्य या असत्य में बताना है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसको भी सत्य या असत्य में बताना है। थर्मामीटर का प्रयोग ताप नापने के लिए होता है, इसमें भी सत्य असत्य की कथन। उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर है, इसे भी सत्य असत्य में बताना है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रू फॉल्स आइटम्स। अब है दूसरा टाइप है बहुविकल्प, मल्टीपल चॉइस टाइप के आइटम्स। मल्टीपल चॉइस टाइप आइटम्स में क्या है कि इस प्रकार के प्रश्नों में एक ही प्रश्न के अनेक उत्तर दिए जाते हैं और ये बहुत VVI पॉइंट है जिसको हमें जानना है, जिनमें से केवल एक ही उत्तर सही होता है तथा शेष उत्तर गलत होते हैं। इस उत्तरों की संख्या को हम ऑप्शन वाइज में बांट देते हैं, जिसकी एग्जाम्पल नीचे इस प्रकार है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है, तो इसमें बताना है कि श्री राजीव गांधी होगा या श्री जवाहरलाल नेहरू होगा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा या श्रीमती इंदिरा गांधी होगा। इस प्रकार के प्रश्न का 4 ऑप्शन में से ही आंसर हमको बताना होता है। जैसे दूसरा सवाल हम देख लेते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता थे सूरदास या रामानंद सागर या तुलसीदास या वाल्मीकि। इसमें से एक ऑप्शन हमको चुनना पड़ता है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको जच रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हैं, तो मेरे चैनल को जेके ऑनलाइन टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे हम बात कर लेते हैं मिलान प्रश्न का। कुछ क्वेश्चन इसमें है, आप देख सकते हैं। अब मिलान प्रश्न में क्या होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के 2 भाग होते हैं। इन दोनों भागों को अलग अलग स्तंभों में लिखा जाता है। दूसरा स्तंभ में लिखे गए भाग से पहले स्तंभ में लिखे गए भाग के क्रम में नहीं लिखा जाता है। और एक बात यहाँ इसमें ध्यान रखना है कि प्रश्न के एक भाग की विभिन्न प्रविष्टियों का प्रश्न के दूसरे भाग की प्रविष्टियों से मिलान करना होता है और उसमें सही उत्तर को छांटना होता है। उदाहरण के साथ अगर हम देखें तो पहला जो स्तंभ है और जो दूसरा स्तंभ है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। इसमें फर्स्ट स्तंभ में देखते हैं
4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें कितना है फ्रेंड 5 ऑप्शन है। रामचरितमानस किससे मिलेगा, फिर अभिज्ञान शकुंतलम किससे मिलेगा, सूरदास किससे मिलेगा, गोदान किससे मिलेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब है वर्गीकरण प्रश्न, क्लासिफिकेशन आइटम्स, और ये अंतिम है प्रश्न, इस क्वेश्चन का अंतिम पॉइंट है। इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों के समूह शब्दों का ऐसा समूह प्रस्तुत किया जाता है जिससे एक को छोड़कर सभी शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा क्रियाओं से संबंधित होते हैं। मतलब कुछ शब्द दिए जाते हैं, कुछ शब्द समूह दिए जाते हैं जिसमें एक असंगत शब्द होता है, जिसे वर्गीकरण प्रश्न क्लासिफिकेशन आइटम्स में छांट के बताना पड़ता है कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसमें क्या है, छात्रों को उस असंगत शब्द का चयन करके उसे इंगित करना होता है, जिसका एग्जाम्पल इस प्रकार है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज या चतुर्भुज या आयत या वृत्त या वर्ग की बात करें तो इसमें से जो अलग जो विषम है वो है वृत्त, चूँकि ये त्रिभुज चतुर्भुज आयत वर्ग ये सभी में भुजाएं होती है, जबकि वृत्त में ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार से प्रश्न फ्रेंड रहेंगे, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, बनारस, दिल्ली, आगरा, इसमें से आपको विषम को चुनना है वर्गीकरण प्रश्न टाइप में। अगला है जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह। अब क्या है इसमें संबंध, इसको ये संबंध को देखना है आप लोगों को। फिर है गंगा यमुना सतलुज हिमालय कावेरी, इसमें से फिर देखना है कि कौन सा इसमें विषम है। अब है चयन प्रश्नों की विशेषताएं भी जान लेते हैं हम लोग, इसका फीचर्स भी जान लेते हैं क्लासिफिकेशन आइटम्स का। चयन प्रकार के प्रश्नों की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नवत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं हम लोग, जैसे बोध उद्देश्य के मापन के लिए, बोध उद्देश्य के मापन के लिए हम इस प्रकार के प्रश्न देख सकते हैं। दूसरा है चयन प्रश्न विभेदीकरण की योग्यता के मापन के लिए अधिक उपयुक्त है। चयन प्रश्नों की रचना में सावधानियां, चयन प्रश्न के रचना में निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। और फ्रेंड अगर वीडियो सुटेबल लगा हो तो ज़रूर जेके ऑनलाइन टिप्स ये हमारी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।